नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पार्सन। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है वर्ब बेसिक। अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब हमारा हम दो चैप्टर में बांटते हैं, वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस। और और इंटायरली अगर वर्ब की बात करें तो इसको कई सारे चैप्टरों में पढ़ते हैं। जैसे पहला चैप्टर हमने नाउन कवर किया तो नाउन हमने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा, तो उस हिसाब से हम वर्ब देखते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरीके से एक चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें भी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या समझौता है उसको पढ़ेंगे, मतलब हमें भी वहाँ पे भी वर्ब पढ़ना है। इसके बाद टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे, टेंस में भी हम वर्ब पढ़ते हैं। इसके अलावा हम वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस का चैप्टर पढ़ते हैं। तो जब हम बात करें वर्ब बेसिक की तो वर्ब बेसिक में कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हैं जिसको हम कवर करते हैं। और वर्ब एडवांस की बात करें तो वर्ब जब वर्ब ना रह के वो नाउन की तरह काम करना चालू करता है और वो एग्जेक्टिव की तरह काम करना चालू करता है, तो इसको पूरा एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ते हैं क्योंकि इसके बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसके बड़े सारे यूज केस हैं। तो इस पूरे वर्ब चैप्टर को दो क्लासेस में कवर करने वाला हूँ। आज की जो क्लास है बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने समय की बात करूं, जब मैं 2015-16 में तैयारी कर रहा था, मतलब ये बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन चैलेंजेस तो सेम ही रहते हैं। तो उस वक्त मुझे ये दो के दोनों चैप्टर प्रिपेयर करने में तकरीबन 40-50 दिन लगा। उसके बावजूद भी मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत परेशानी रही। तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि हिंदी भाषी बच्चों को कितनी परेशानी होती होगी इन चैप्टर्स को सही से पढ़ने में। एक तो वो वाला वर्ब पढ़ते हैं जो हम नाउन के चैप्टर में पढ़ते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, और जो हम टेंस के चैप्टर में पढ़ते हैं वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन उसके अलावा भी वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हमको समझ में नहीं आता है कि भैया वो वाला पैटर्न कहाँ से आ रहा है, वो कौन सा मास्टर पढ़ा रहा है जहाँ से मिल जाए। तो मैं वाला मास्टर हूँ जो वो वाले सारे क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जो सारे चैप्टर पढ़ने के बाद वो बेसिक चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ से कवर करते हैं। स्पेशली वर्ब बेसिक भी आपको बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे, तब भी ये सारे के सारे पैटर्न डिकोड नहीं करते होंगे। जैसा कि मैं इस संकल्प बैच में जो आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एग्जामिनर किन पैटर्न पे, किन डेटा पे, किन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी वजह से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब कुछ पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आज की क्लास और पढ़ते हुए जाओ, और उसके बाद आप देखोगे कि वर्ब से आने वाले जो क्वेश्चन है वो अब आपसे गलत नहीं होंगे, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं एज यूजुअल हम अपने संकल्प बैच की। संकल्प बैच में हर रोज आप सुनते हो कि आप ये 12 जून से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई को खत्म होना है। 3 बजे क्लास आती है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, 3:15 पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो आज भी सेम वही बात है। इसके सिवा एज यूजुअल मैं हर रोज बताता हूँ कि मेरी क्लास कहाँ तक कंप्लीट हो गई है। तो हमने नाउन, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, पैराजम्बल की 2 क्लासेस कवर कर लिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 कवर करा दिया है मैंने, एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा कवर करा दिया संकल्प बैच में, प्रीपोजिशन का एक लेक्चर पूरा कवर करा दिया है। अब ये ग्रामर इस सीक्वेंस में चल रहा है, अब सीक्वेंस में को मैं सही से फॉलो करूंगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ कवर कर लिया है और 31 जुलाई तक जो है वो सब कुछ कवर कर दूंगा। अगर बात करें वर्ब बेसिक की, तो जो आज मैं क्लास कंप्लीट करने वाला हूँ, वैसे अगर फाउंडेशन बैच में आप पढ़ोगे तो तकरीबन 8-10 क्लास लगेगी इसको कवर कराने में। लेकिन सिर्फ एक क्लास में अगर मुझे वर्ब बेसिक कवर कराना है और सारे पैटर्न को सही से आपको बताना है तो बहुत सारी चीज़ों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए वर्ब बेसिक क्या है, ठीक है ना, उसका जीरो क्या है। तो जीरो इस क्लास में पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं कि वर्ब बेसिक क्या है तो वर्ब का जीरो आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप इस क्लास को अच्छी तरीके से देख के जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं इस क्लास को स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मेंस का बैच मैंने अभी अनाउंस कर दिया है, क्योंकि मैं अपने संकल्प बैच के बच्चों को कम फीस में मेंस पढ़ाना चाहता हूं। तो आज उसके कम फीस की आखिरी डेट है 30 जून तक। मैंने बोला था मैं सिर्फ 200 रुपये चार्ज करूंगा। तो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया, जिनको मेरे साथ आगे मेंस तक कंटिन्यू करना है, वो 200 रुपये दे के अभी मेरे बैच में एनरोल कर ले। 30 तारीख के बाद से जो है, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक 499 रुपये की फीस जो है चार्ज करूंगा, और उसके बाद जो मेरी गुरु दक्षिणा है बढ़ के 1499 हो जाएगी, मतलब 1500 रुपये की फीस चार्ज करूंगा पेपर होने के बाद। जब आपका रिजल्ट टीयर 1 का आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने ये सारी जो है छूट दी हुई है। जब आप पेपर में बैठोगे, जब क्वेश्चन आपको सामने मिलेगा, तब समझ में आएगा कि मेरी क्लास की अहमियत क्या है। उसके बाद मैं बात करूं जिन बच्चों को अगले साल की तैयारी करनी है, जिनको जीरो नहीं पता है, जैसे वर्ब बेसिक का जीरो नहीं पता होगा कि वर्ब क्या है, उसका बेरी की वर्ब कितने टाइप का होता है, 3 तरीके का होता है। एक होता है जो हम एक्शन करते हैं, एक होता है जो एक्शन अपने आप हो जाता है, एक होता है जो सब्जेक्ट की अवस्था होती है, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीरो आज की क्लास में नहीं कवर किया जा सकता क्योंकि एग्जाम के 30-35 दिन पहले हो। मुझे वो सारे पैटर्न डिकोड करके आपको पढ़ाने में जीरो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी जो जीरो है वो उज्जवल निर्माणा बैच में मैं पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस इस वक्त 899 रुपये है आज तक, और इसके बाद जो है
ये 1 जुलाई से बढ़ के 1299 हो जाएगी। कल से बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। अगर कोई इंक्वायरी करना, आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हो। जब भी इन बैच पे आप इनरोल करें तो आप मेरे को इस नंबर पे स्क्रीनशॉट के साथ, पेमेंट स्क्रीनशॉट के साथ जो है आप मुझे मैसेज भी कर दे साथ में। और इनमें इनरोल करने के लिए ऐप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा दोनों बैचेज का, वहाँ से जाके आपको इनरोल करना है। क्योंकि ये बैच अभी प्री के बाद चलेगा, तो इसका बैच अभी उस पर बना नहीं है। ये बैच आज बन जाएगा क्योंकि कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो कल के बाद से आप ऐप पे डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। एक्चुअली मैंने इसके डायरेक्ट लिंक इसलिए क्रिएट किया है कि इस पर जीएसटी आपको एक्स्ट्रा ना देना पड़े। तो चलो चलते हैं, बात करते हैं वर्ब बेसिक की। अगर वर्ब बेसिक की बात करें तो टोटल 4 पैटर्न है जो आपको तमीज़ से अंडरस्टैंड करना है कि जो एग्जामिनर इन पैटर्न पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक बार इन पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ गए तो उसके बाद आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। जैसे पहला पैटर्न बनता है जो होता है वर्ब कन्फ्यूज्ड विथ वर्ब्स। एक एग्जाम्पल से कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे मैंने एक शब्द बोला बियर और दूसरा शब्द लिखा साथ में बियर है, तो दोनों की स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, पर दोनों की मीनिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे एक बियर का मतलब होता है सहन करना, एक बियर का मतलब होता है सहन करना, और दूसरे बियर का मतलब होता है पैदा करना, पैदा करना। तो बहुत सारे बच्चों की जो आंखें हैं ना वो बहुत चक्की से रह जाएगी, सर ये तो हमने नहीं सुना, ये तो नहीं सुना। अगर ये नहीं सुना है तो आपने ये तो सुना होगा बॉर्न, ये V3 फॉर्म होता है बियर का। ये हमने सुना है, आई वॉज बॉर्न टू दिस फैमिली, ही वॉज बॉर्न टू दैट फैमिली। तो जो बॉर्न होता है एक्चुअली हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं, और इन जनरल ज़्यादातर जो यूज केस है उसका V3 फॉर्म का होता है। किसी ने पैदा किया, हम ये बात कम बोलते हैं, कोई कहाँ पे पैदा हुआ ये बात हम ज़्यादा बोलते हैं, तो मतलब V3 ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं बात करूँ इन दोनों का जो V2 फॉर्म होता है, इन दोनों का V2 फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, बोर। जबकि V3 फॉर्म बोले तो इसका बॉर्न होता है, और इसके बॉर्न की स्पेलिंग में BORNE आता है, एक ई आता है, इसका मतलब होता है सहन करना। एक्चुअली इसकी V3 फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, सेंटेंस में बहुत कम जरूरत पड़ती है। हो सकता है कभी इस पे अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाए, अभी आज तक क्वेश्चन नहीं बनाया गया। लेकिन इसके सिवा जो है ऐसे 9-10 पेयर्स हैं जिन पे बेस खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो सारे 9-10 पेयर मैंने लिया हुआ है। समझाने के लिए मैं एक और समझा देता हूँ। जैसे फॉल का मतलब होता है ग्रेविटी के अंदर गिरना, और फेल का मतलब होता है किसी चीज को, पेड़ वगैरह को काट के गिराना। ये जो फॉल है और जो फेल है ये दोनों V1 है। क्या है? ये दोनों V1 है। लेकिन अगर फॉल का किसी को, जो फ्री फॉल होता है उसका अगर V2 V3 याद हो तो आपने रटा है बचपन में ना, फॉल फेल फॉल इन। तो इसका जो V2 है और जो फेल गिराना है उसका V1, दोनों सिमिलर होता है, स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, सब में सिमिलर होता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये पूरे के पूरे 9-10 पेयर होते हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से मेमोराइज करना होता है विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आज की क्लास में पैटर्न नंबर 1 यहाँ पे कवर करूंगा मैं पूरा। आज के बाद इनमें किसी में डाउट ही नहीं रह जाएगा, मैं अच्छे से कवर करा दूंगा, और तरीका भी बता दूंगा कि मैंने कैसे याद किया था, आप कैसे इसको याद रख सकते हो। इसके बाद दूसरा जो पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जो दिखाई नहीं देता है नंगी आंखों से, वो होता है कि आपके जो वर्ब होते हैं वो नाउन के साथ और एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक बोला एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब सलाह देना भी होता है। मतलब ये नाउन की तरह भी काम करता है और ये वर्ब की तरह काम करता है। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क है स्पेलिंग का। जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसकी स्पेलिंग में ADVISE आता है, जब हम नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं ADVIC आता है। इसी तरीके से प्रैक्टिस और प्रैक्टिस होता है। जो सी होता है वो नाउन होता है, जो एस होता है वो वर्ब होता है। तो इस तरीके के सारे वो पेयर्स आपको पढ़ने होते हैं। मैंने अपनी इस आज की क्लास में वो 10-12 पेयर्स लिए हैं जिन पे 2004 से 2024 तक क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऐसे 44 पेयर हैं जो मेरी आपको इस किताब में मिल जाएंगे, जिनको आपको कायदे से पढ़ लेना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से साथ तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक कोई ग्रामर की किताब नहीं खरीदी तो कृपया जब भी वो ग्रामर की किताब खरीदने का सोचे तो इसी किताब को बाई करें, ताकि आपका टीचर, आपकी टीचर की किताब और आप सिंक में हो और आपका एग्जाम भी सिंक में हो। अब तक मैं 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पैटर्न डिकोड करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रेलिवेंसी कंटेंट का क्या है, और क्या ही आएगा यार, यही तो आएगा, यही तो पैटर्न पूछा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न नंबर 2 है जिसपे क्वेश्चन है, जो मैंने 2004 से 2024 तक सारे कवर किए, आज की क्लास में कराऊंगा मैं। इसके बाद अगला आता है मॉडल्स। मॉडल को देख के अक्सर करके मैं अपने समय में बहुत परेशान हुआ था, मैंने खूब रटा था। जैसे कैन कुड रटते रटते मुझे एक दिन पूरा हो गया, मे माइट रटते रटते पूरा दिन हो गया, विल वुड रटते रटते पूरा हो गया, शैल शुड हो गया, नीड डेयर हो गया, यूज्ड टू हो गया, मस्ट हो गया, ऑट टू हो गया। क्वेश्चन इसके अंदर से 2-3 पैटर्न के ही बनते हैं। एक सबसे पहला पैटर्न का जो क्वेश्चन बनता है कि इन सबके साथ V1 लगता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको दे दिया जाता है कैन या कुड, वहां पे आपको शुड चाहिए होता है, इसकी जगह शुड या उड चाहिए होता है, शुड या उड चाहिए होता है मीनिंग के हिसाब से। तो 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं बस, इससे ज्यादा पैटर्न के क्वेश्चन बनते नहीं, और मॉडल्स में हम बहुत परेशान रहते हैं।
फिर खूब सिखाया जाता है कि कैन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो अलग जगहों पे पूछे जाते हैं। जैसे शुड सबसे ज़्यादा कंडीशनल सेंटेंस में पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे बहुत बेसिक जानकारी रख के भी आप इस पैटर्न को क्लियर कर सकते हैं। अब इसको पढ़ने में आपको तकरीबन 1 हफ्ता लग जाएगा, 8-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको इतना आज पढ़ा दूंगा कि इस पे जो आने वाला क्वेश्चन है वो आधे घंटे में समअप हो जाएगा, 15 मिनट में समअप हो जाएगा, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 3 है। उसके बाद एक फिक्स पैटर्न है जो मिसलेनियस पैटर्न में आता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स वर्ब लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, जब हम लंच की बात करते हैं तो हम लंच खाते नहीं हैं, हम लंच की जब बात करते हैं मैंने लंच लिया है तो हम बोलते हैं हैव अ लंच। इसी तरीके से हैव अ गुड टाइम बोलते हैं, हैव अ शावर बोलते हैं, हैव अ ड्रीम बोलते हैं, हैव अ कन्वर्सेशन बोलते हैं। इसी तरीके से जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो गिव एग्जाम नहीं होता, टेक एन एग्जाम होता है, टेक एन एडवांटेज होता है, टेक एन एक्शन होता है, टेक रिस्क होता है, टेक योर टाइम होता है। तो आप योर टाइम के साथ, रिस्क के साथ, एक्शन के साथ, एडवांटेज के साथ, एग्जाम के साथ टेक वर्ब का इस्तेमाल करते हो। इसी तरीके से मेक यूज होता है डिमांड के साथ, जेस्चर के साथ, नॉइज के साथ, प्रॉमिस के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, मिस्टेक के साथ। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है आपके मिस्टेक से आता है, हम बोलते हैं डिड ए मिस्टेक। तो डिड ए मिस्टेक नहीं होता है, मेड ए मिस्टेक होता है। इसी तरीके से जो स्कीम होती है वो लॉन्च की जाती है, हेल्प होती है, रेंडर की जाती है, एजुकेशन होती है वो इम्पार्ट की जाती है, टैक्स होती है वो लेवी। जब टैक्स लगाते हैं ना तो लेवी टैक्स बोलते हैं। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न है जो आपको प्रिपेयर करके याद करना पड़ेगा। ये 4 ही पैटर्न है जो वर्ब बेसिक से आपको और कवर करने हैं। अगर इनको आपने कवर कर लिया तो आप यूं मान के चलो कि इसके बाद वर्ब से कभी परेशान नहीं। 2004 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहीं कवर कर दूंगा जो है। तो चलो सबसे पहले पैटर्न नंबर 1 को समझते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बियर, बियर का मतलब सहन करना और बियर का मतलब जो है पैदा करना होता है। इसके V3 फॉर्म में खाली फर्क है और उसके अलावा किसी फॉर्म में फर्क नहीं है। तो जो आपका बियर मतलब सहन करना होता है उसके V3 फॉर्म में स्पेलिंग में BORN आता है, और जिसका मतलब पैदा करना होता है वो होता है बॉर्न, BORN। इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बने हैं, जो बनते भी हैं कंफ्यूजन वाले नहीं बनते। तो इस पेयर को अगर थोड़ी बात सुन के अगर आपने इग्नोर कर दी तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाए आपका। फिर इस फॉल की बात करें तो इस फॉल का मतलब होता है ग्रेविटी के अंदर गिरना। ध्यान से इसको नोट करना चाहो नोट कर लो, ग्रेविटी के अंदर गिरना, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। अब इसके अगर V2 की बात करूं तो ये होता है फॉल, फेल और फॉलन। इस फेल का मतलब होता है गिराना, गिराना, पेड़ गिरा रहे हो, कुछ और गिरा रहे हो, तो फेल का मतलब गिरना नहीं होता, गिराना होता है। और इसका जो V2 और V3 फॉर्म होता है इसमें ईडी जोड़ते हैं। ईडी जोड़ के हम क्या लिखते हैं, फेल्ड और फेल्ड। ठीक है। इसके बाद बात करें फाइंड का मतलब होता है पाना। ध्यान से देखना, इस फाइंड का मतलब होता है पाना और इस फाउंड का मतलब होता है स्थापना करना, स्थापना करना। ये दोनों V1 है, इन दोनों V1 है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब हम फाइंड पाना बोलते हैं, जब इसके V2 में जाते हैं तो इसका V2 क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। इसका V2 होता है फाउंड और V3 भी क्या होता है, इसका फाउंड। लेकिन जब इसके V3 फॉर्म में जाते हैं तो इसमें सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं, हम ईडी जोड़ते हैं, फाउंडेड, फाउंडेड, जिसका मतलब होता है स्थापना का। समवन फाउंडेड दिस कॉलेज, किसी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी, वहां पे पाने वाली बात नहीं आती है। इसी तरीके से ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, और इस ग्राउंड का मतलब होता है जमीन पर गिराना, जमीन पर गिराना, जमीन पर लाना, जमीन पर लाना या जमीन पर गिराना। इस ग्राइंड का जो V2 होता है वो होता है ग्राउंड और V3 भी होता है ग्राउंड इसका। जब इस ग्राउंड के बात करें तो इसमें भी हम खाली ईडी जोड़ते हैं, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड करते हैं। जैसे आई ग्राउंडेड समवन, इसका मतलब मैंने किसी को मार के नीचे गिरा दिया, ठीक है ना। और मान लो कोई चीज जैसे आटा वगैरह पीसा जाता है तो ग्राइंड किया जाता है उसे, ठीक है ना। दालें पीसी जाती, कुछ और पीसा जाता है, उसे ग्राइंड किया जाता है। तो उसका V2 इस्तेमाल करना है तो ग्राउंड और ग्राउंड इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से रेंड की बात करें, रेंड का मतलब होता है किसी को टीयर करना, किसी को तोड़ना, किसी की मरम्मत करना। तो रेंड का मतलब होता है मरम्मत करना या टीयर करना, मरम्मत करना। और इस रेंट का मतलब होता है किराया वसूलना, किराया। तो रेंट, रेंटेड, रेंटेड होता है ना, किराया देना, किराया देना, रेंट पे लेना कोई चीज, तो रेंटेड। इसका V2 V3 फॉर्म होता है जिसमें आप ईडी जोड़ते हो, रेंटेड। इस रेंट का जो V2 V3 फॉर्म होता है वो होता है रेंट और रेंट। कंफ्यूजन तो होगा ना। इसी तरीके से बात करें जो सी होता है, सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। और शॉ का मतलब होता है काटना, शॉ का मतलब होता है काटना।
जब हम इसके V2 V3 की फॉर्म बात करें तो इसमें हम ईडी जोड़ते हैं, सॉड सॉड, इसका मतलब होता है काटना। लेकिन जब हम सी का देखने वाली बात करें तो हम बचपन से रट्टा हुआ मारते हुए चले आ रहे हैं, सी सॉ शीन होता है, जिसका मतलब होता है देखना। तो सी का जब हम 100 V2 लेते हैं और इस 100 का V1 लेते हैं तो आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो आपको सेंटेंस के अंदर एनालाइज करना होता है। अब जैसे मान लो अगर यही मैं फाउंडेशन बैच में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इस पे 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, और एक एक को एक्सप्लेन करने के साथ 4-4 5-5 एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अगर इस पे मैं 1.5 घंटे 2 घंटे बिता दूंगा तो फिर आप एग्जाम के समय में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, अगर इन बातों को याद कर लोगे और इन पे बेस्ड अभी सारे के सारे 2004 से 2024 के क्वेश्चन लगा लोगे तो ये बातें पूरी याद रह जाएगी और एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और अगर आपके पास समय है तो मेरी किताब ऑर्डर कर लो, इसमें सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा आपको। अगला है विंड। विंड का मतलब एक हवा होता है, जिसका मतलब जो नाउन होता है, और विंड का मतलब होता है इनसर्किल करना। क्या करना? इनसर्किल करना, घेरा बनाना। तो इस विंड की बात करें तो इस विंड का जो V2 V3 फॉर्म होता है वो होता है वाउंड वाउंड, और जो वाउंड होता है उसका मतलब होता है चोट लगना या चोट देना। तो वाउंड का मतलब चोट होता है, और जब इस चोट लगने की बात करते हैं तो इसका जो V2 V3 फॉर्म होता है इसमें ईडी जोड़ते हैं, वाउंडेड वाउंडेड, समवन वाउंडेड मी, किसी ने मुझे चोटिल कर दिया। और जैसे आई हैव वाउंड दिस, इसका मतलब मैंने किसी चीज को जो है इनसर्किल कर दिया, अगर V2 फॉर्म में ले रहा हूं तो ये जो विंड दिया हुआ है इसका मतलब इनसर्किल हो गया। जब ये हवा इसकी मीनिंग में आता है तब ये नाउन की तरह काम करता है, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो इसका मतलब है घेरना, किसी को इनसर्किल करना। तो इसका जो V2 V3 फॉर्म होता है वो वाउंड ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगला है हैंग और हंग। ये सबसे बड़ा पेयर है जो आपके एग्जाम में अक्सर करके आता रहता है। हंग होता है रस्सी से लटकाना या गर्दन से लटकाना, ठीक है ना, जब आदमी के मरने की बात करें। और ये हंग जो होता है HUNG, इसका मतलब होता है दीवार से टांगना। तो अक्सर करके क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है कि आप दीवार से किसी चीज को, जैसे लैंप दीवार से टांग रहे हो, पोस्टर दीवार में टांग रहे हो, फ्रेम दीवार में टांग रहे हो, तो हंग HUNG इस्तेमाल किया जाता है। और हैंग इस्तेमाल किया जाता है जब आप रस्सी से लटका के किसी का गर्दन तोड़ देते हो, समवन हैंग टू डेथ होता है ना। तो इसका जो V2 फॉर्म होता है इसमें भी ईडी जोड़ा जाता है, इसमें भी ईडी जोड़ा जाता है। और इन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है लास्ट पेयर, लाई लाई ले, जो लिखा है। एक लाई का मतलब होता है झूठ, LIE, और इस लाई को हम अगर V2 V3 फॉर्म की बात करें तो लाइड लाइड होता है, एक तो हमें परमानेंट याद रह जाता है। अब एक अगला जो पेयर है वो है लाई और ले। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, मैं अलग से पेज में समझा देता हूं। इससे क्वेश्चन करीब 8-10 बार आ चुके हैं। एक लाई हो गया, एक ले हो गया, एक लाई और हो गया जिसका मतलब होता है झूठ। इसका V2 V3 फॉर्म आप ईडी लगा के डालते हो। ये जो लाई होता है ये होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ये होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये जो ले होता है ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने वर्ब का एक्शन ट्रांसफर करते हैं। और वर्ब का एक्शन ट्रांसफर किस पे होता है? वर्ब का एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पे। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको क्या चाहिए? आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो? व्हाट का जो जवाब आपको मिलता है, व्हाट का जो जवाब मिलता है वो आपका क्या होता है? वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हिंदी में इस बात को समझ लो, इसका मतलब होता है लेटना या तिरछा, स्लैंट करना, तिरछा करना। इस ले का मतलब होता है पुट डाउन करना, नीचे रखना, नीचे रखना किसी चीज को, नीचे रखना। अगर हिंदी में समझना चाहते हो, मतलब किसी चीज को वर्टिकली नीचे ले जा रहे हो, और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली किसी चीज को नीचे चला है। जैसे बिस्तर पे आप लेटते हो तो हॉरिजॉन्टली जाते हो, और जब आप बैग रखते हो तो वर्टिकली नीचे रखते हो। जब किसी को पुट डाउन करते हो, नीचे रखते हो, तो ले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी को हॉरिजॉन्टली रखते हो, तिरछा करते हो, किसी चीज को लेटते हो, तो लाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब कंफ्यूजन कहां पे आता है ये तो पूछ लो सर कि कंफ्यूजन कहां पे आता है, इतनी सारी बातें तो कर लिए। ये जो लाई होता है ना, इसका जो V2 फॉर्म होता है ये होता है ले। अब देखो ये ले और ये ले तो कॉमन हो गया, इसका V3 फॉर्म जो होता है वो होता है लेन। इस ले की बात करें, इसका V2 फॉर्म होता है लेड और V3 फॉर्म होता है लेड। तो कंफ्यूजन तो होगा ना, कंफ्यूजन तो होगा ना। ये चीज बस आपको याद रखना है कि ये जो लाई होता है, आप सेंटेंस जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो एरर आते हैं, उनको कैसे पहचानोगे? सबसे पहले आप सेंटेंस को एनालाइज करो। क्या करो? सेंटेंस को एनालाइज करो। उसमें क्या देखना है? आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक है मीनिंग के हिसाब से,
और दूसरा है वर्ब के हिसाब से। आप क्या देखोगे, अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का हिसाब किताब देखना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिया हुआ है इसका मतलब आपको ले चाहिए, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ इसका मतलब है लाई चाहिए। अगर मीनिंग के हिसाब से जा रहे हो, अगर लेटने का सेंस आ रहा है तो आपको लाई चाहिए, रखने का सेंस आ रहा है तो आपको ले चाहिए। अब उसके बाद सेंटेंस में इसके अलावा जो है एक और बात नोटिस करनी होती है। पहली बात चेक करना है, ये दूसरी बात चेक करना, और तीसरी बार क्या चेक करना, तीसरी बार आपको चेक करना होता है कि V1 चाहिए या V2 चाहिए, V1 चाहिए या V2 चाहिए। ये सब कुछ आपको चेक करना होता है, तब जाके आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। इतनी चीजें हैं इस वाले केस में आपको ध्यान रखना होता है। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम के क्वेश्चंस की, सारे पेयर कवर कर लिया, अब एग्जाम के क्वेश्चन पे सीधे सीधे चलते हैं। एक वर्ब और होता है राइज और रेज, एक होता है राइज एक होता है रेज। जब ये राइज का इस्तेमाल करते हो इसका मतलब होता है आप अमाउंट इंक्रीज करते हो, राइज करते हो आप अमाउंट इंक्रीज करते हो। जब ये रेज इस्तेमाल किया जाता है आप लेवल में ऊपर करने की बात करते हो, ऊपर करने की बात करते हो। तो जैसे यहां पे ध्यान से देखो, पहला जो क्वेश्चन आया वो इसी पे है, 8वां क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस, जो डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन जो है ऊपर बढ़ती है, जो है अमाउंट में इन्फ्लेशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, जो परसेंटेज है इन्फ्लेशन का वो इंक्रीज करता है। तो इस जगह पे रेजेस नहीं चाहिए था, राइजेस। जैसे इन्फ्लेशन राइज होता है राइजेस चाहिए था, ना कि रेजेस चाहिए था। ठीक है ना, यहाँ पे लेवल इंक्रीज होने की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज होने की बात हो रही है। क्योंकि जैसे मान लो 8% का इन्फ्लेशन था, वो अब 7% हो जाए, 8% हो जाए, तो जब इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है तो हम राइज करते हैं ना कि रेज करते हैं। क्वेश्चन भी आपका रेज किया जाता है, क्वेश्चन भी आपका उठाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, आई वॉज लाइंग डाउन वेन द डोर बेल रैंग। अब ये क्वेश्चन आया था आई वॉज लाइंग डाउन वेन द डोर बेल रैंग। तो आप ध्यान से देखो, इसमें जो मैंने तीनों बातें बताई है उन तीनों बातों को जरा नोटिस करो, उन तीनों बातों को अप्लाई कर पाओगे कि नहीं। सबसे पहले ध्यान से देखो, ये वॉच है, वॉच के साथ वर्ब की आईएनजी है, तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म डालते हो वो V1 में आईएनजी डालते हो। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या चेक कर सकते हो, दूसरी बात ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से क्या है, मीनिंग के हिसाब से लेटने का सेंस आ रहा है। क्यों कह रहा है ना कि जब दरवाजा, जब डोरबेल रैंग हुआ उस टाइम पे मैं क्या था, उस टाइम पे मैं लेटा हुआ था, यही तो बात कह रहा है ना। तो जब लेटने वाली बात आती है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, लाई का। जब रखने वाली होती है तब आप इस्तेमाल करते हो ले का। V1 में बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है इस वाले लाई का। चाहिए V1 ही, तो V1 खेलेंगे, तो यहाँ पे लाइंग होगा, LIE, फिर आईएनजी, आईएनजी इसमें जोड़ोगे, किसमें जोड़ोगे, आईएनजी इसमें जोड़ोगे, तो करेक्ट वर्जन क्या हो जाएगा, ये वाला वर्जन हो जाएगा। समझ में है ना, कि लाइंग होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ यू टर्न द कॉर्नर यू विल फाउंड ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। इफ यू टर्न द कॉर्नर, जैसे तुम कॉर्नर टर्न करोगे, ठीक है ना, यू विल फाउंड ए हाउस, तुम पाओगे एक घर पत्थर से बना हुआ। अब यहां पे जब हम पत्थर से बना हुआ घर पाओगे तो फाइंड जो होता है, जो फाइंड होता है इसका मतलब होता है पाना, और जो फाउंड होता है इसका मतलब होता है स्थापना करना। और ये दोनों कैसे हैं, दोनों V1 फॉर्म है, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों V1 फॉर्म है। अब अगर मैं यहां कहूं कि यहां सबसे पहले देखो चाहिए क्या, V1 चाहिए या V2। V1 चाहिए तो हम इस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, V2 चाहिए तो इसके V2 की बात करेंगे। तो विल और शैल अपने साथ क्या लेता है, विल और शैल अपने साथ V1 लेता है। यहां क्या चाहिए, यहां V1। मीनिंग क्या है, मीनिंग है पाने का, स्थापना करने का नहीं है, तो फाउंड गलत हो गया, क्योंकि V1 फाइंड का मतलब पाना होता है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही फाइंड हो जाएगा। समझ में आया। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू डेज। यहां फिर से बिस्तर में लेटे रहने की बात हो रही है। अगर बिस्तर में लेटे रहने की बात हो रही है तो सबसे पहली बात ये समझो कि यहाँ पे आपको लाई चाहिए V1 फॉर्म में, है ना। इसका मतलब है लेटना। फिर मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है।
इंट्रांजिटिव वर्ब होता है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो। तो ले के बाद आप देखो, ले के बाद प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की है। ऑब्जेक्ट जो है 3 तरीके का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद जो लगा वो ऑब्जेक्ट होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, तो व्हाट का रिप्लाई ढूंढना है, और हुम का जो रिप्लाई होता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया नहीं, तो इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो आप वापस आओ कि लाई लोगे या इस्तेमाल करोगे ले लोगे। चाहिए क्या V1, क्यों? क्योंकि मॉडल है। शुड अपने साथ क्या लेता? V1। और V1 में अगर मैं बात करूं लेटने की या इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो लाई सही होगा। तो यहां पे ले की जगह क्या होना चाहिए? यहां पे लाई होगा। ये जो ले होता है वो लाई का V2 फॉर्म होता है, शुड V2 नहीं लेता है, शुड V1 लेता है। यहां पे भी अगर आप चेक करना चाहो इस क्वेश्चन में, तो यहां पे ध्यान से देखो, आई वॉज लाइंग डाउन, मैं नीचे लेटा हुआ था। व्हाट का रिप्लाई है ही नहीं, यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए? यहाँ पे भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जो कि लाई है। तो आप जो है चाहे मीनिंग के हिसाब से सॉल्व करो, चाहे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के माध्यम से सॉल्व करो, जवाब आपका वही आना है। अगला है द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। जो सर्वेंट है वो दीवार पे टांग रहा है, तो दीवार पे टांगने के लिए HUNG इस्तेमाल करते हैं, HANG इस्तेमाल नहीं करते। तो हैंग्ड इस्तेमाल नहीं होगा, हंग इस्तेमाल होगा। तो जो सर्वेंट है हंग द लैम्प ऑन द वॉल होगा। अगला है 25, आफ्टर राइजिंग द फ्लैग टू इनागोरेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव ए लॉन्ग स्पीच। ये एक चीज है जो और आपको सीखना है। देखो जब आप फ्लैग होता है, फ्लैग को राइज नहीं करते हो, उसको होस्ट करते हो, HOIST। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होस्टिंग हो जाएगा। तो फ्लैग को राइज नहीं किया जाता, होस्ट किया जाता है। तो आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट द चेयरमैन गेव ए लॉन्ग स्पीच। तो आप याद रख लो कि फ्लैग को राइज नहीं किया जाता, फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ठीक है ना। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स ब्लैंक। जो रिवर है वो अपने बैंक को ओवरफ्लो कर गया है, ऐसा कह रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, हैज के साथ ओवरफ्लोन V3 फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज किया गया है वो इससे कंफ्यूज किया गया है, जैसे आप फ्लाई पढ़ते हो तो फ्लाई, फ्ल्यू और फ्लोन होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, इसी के साथ ओवर लगा दिया गया है, ओवर लगा दिया गया है। ध्यान रखना कि ये जो ओवरफ्लोन लिखा हुआ है ये गलत है, ये करेक्ट जो है V3 फॉर्म नहीं है। ओवरफ्लो, ओवर जो फ्लो होता है, जो जरूरत से ज्यादा हो गया तो ऊपर से बहना चालू होता है, तो वो ओवरफ्लो होता है। ये V1 फॉर्म होता है, इसका V3 फॉर्म ED लगा के बनाया जाता है। तो करेक्ट जो वर्जन होगा यहाँ पे होगा ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। समझ में आया? जब आप वर्ब पढ़ रहे होते हो, V1 V2 V3 फॉर्म पढ़ते हो, तो कुछ क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं ऐसे वर्ब से जिनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। जैसे कास्ट एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में पूरी तरीके से सेम है। V1 इस्तेमाल करो, V2 इस्तेमाल करो, V3 इस्तेमाल करो। इसके साथ ब्रॉडकास्ट लगाया जाता है, ठीक है ना, टेलीकास्ट लगाया जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर ये अकेले में हो या सफिक्स के फॉर्म में जुड़ा हो, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कास्ट का कास्टेड, कास्टेड नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया है अपने पैटर्न में, ये भी आता है आपके, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, वहां से आपको जो 3-4 मेन वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं उससे आपका काम चल जाएगा। मैंने अलग से जानबूझ के कवर नहीं किया है। इसके बाद बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की। लेकिन पैटर्न नंबर 2 के लिए कुछ वर्ब्स है जिनको आपको ध्यान से याद करना है, ध्यान से मेमोराइज करना है। 44 पूरे पेयर्स हैं जो मेरी किताब में आपको मिल जाएंगे। वैसे मैं इसके साथ में वो 44 पेयर भी आपको भेज दूंगा, मतलब इसमें ऐड करके आपको भेज दूंगा, ताकि आप उसे रिवीजन में लेना चाहो, पढ़ना चाहो, अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लो। मैंने स्पेशली उन सारे को कवर कर लिया है जो आपके 2004 से 2024 तक एग्जाम में आपके कवर किए गए हैं। जिनको नहीं कवर किया गया है वो आप मेरी बुक से पढ़ सकते हो, या फिर इसके साथ में उसको अटैच करके दे दूंगा, वो भी पढ़ सकते हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहला पेयर, जैसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है ना, और एक कॉम्प्लीमेंट का होता है प्रशंसा करना। जैसे आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग समवन, तो अगर मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ तो हम जो स्पेलिंग लगाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आई डालेंगे। जब ही इज कॉम्प्लीमेंट टू समवन, वो किसी का पूरक है, ठीक है ना। हस्बैंड इज कॉम्प्लीमेंट टू वाइफ, तो हस्बैंड जो है वाइफ की पूरक है, या हस्बैंड वाइफ का पूरक है। तो अगर हम किसी चीज़ को जो है पूरक की बात करते हैं कि वो किसी चीज़ को पूर्ण करता है या संपूर्ण करता है, जैसे आपको पता है 30 और 60 क्या है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कहते हैं ना। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट वहां पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोनों का सम कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जब दो का सम 90 डिग्री बनता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इसके स्पेलिंग में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो सेंटेंस में आपको मीनिंग समझना पड़ेगा।
सेंटेंस में आपको मीनिंग समझना पड़ेगा किस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ। अब इनको अलग से लिख के आपको एक बार दो बार पढ़ना पड़ेगा और इनकी स्पेलिंग का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है ना कि इसको भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, इसको भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। जब एग्जाम में बैठोगे तो इतना प्रेशर रहता है कि आप सेंटेंस पढ़ोगे, रिदम यूं ही फट से बनेगा और निकल जाओगे, फोकस ही नहीं जाएगा, नंगी आंखों से दिखेगा नहीं कि यहाँ एरर रखा भी जाता है। जब तक आपको मास्टर क्लास में ना बताए कि इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, अगर एक बार शिक्षक ने यह बता दिया कि इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है तो आपको समझ में आ जाता है भैया क्वेश्चन बनता है, और फिर आप वो देख पाते हो। अगला है एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, ये तकरीबन 6-7-8 बार पूछा जा चुका है, इफेक्ट और अफेक्ट। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, इसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। अब हिंदी में इसको याद करोगे, इसको हिंदी में याद करोगे तो बात बनेगी, इसको हिंदी में याद करोगे तो क्या होगा, इसको हिंदी में याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसको ऐसे याद करो, ये क्या है, ये नाउन है, और इसको याद करो ऐसे, ये वर्ब है। तो जहां वर्ब चाहिए ए वाली स्पेलिंग इस्तेमाल करोगे, जहां नाउन चाहिए वहां ई वाली स्पेलिंग इस्तेमाल करोगे। प्रभाव डालो या प्रभाव पड़े, तो प्रभाव के सेंस में आता है तो इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रभाव डालने मतलब वर्ब की जगह चाहिए होता है तो इफेक्ट लिखते हैं। तो ई नाउन होता है, ए वर्ब होता है। अगली बात करते हैं, जैसे राइज और हॉर्स लिखा हुआ है, चलो कवर कर दिया। राइज मतलब फ्लैग जो होती है वो राइज नहीं की जाती है, राइज का मतलब चढ़ना, अभी मैंने बताया आपको। रेज का मतलब जो है लेवल में ऊपर होना, रेज का मतलब क्वेश्चन रेज करना, हॉर्स का मतलब स्पेशली फ्लैग के लिए हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं बात करता हूँ सेंसर, और सेंसर ये भी एग्जाम में बहुत आता है। जैसे पिक्चरें जो होती है वो आपकी सेंसर की जाती है। सेंसर का मतलब होता है काटना छांटना, काटना या छांटना, और हिंदी मीनिंग में इसको याद रखो, काटना छांटना हिंदी मीनिंग में, तब जाके आप क्वेश्चन पकड़ पाओगे। इस सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना। अब आपको याद रहेगा, दोनों की स्पेलिंग याद रखना। CENSOR, जो SOR होता है उसका मतलब होता है काटना छांटना, जो फिल्में होती है वो सेंसर की जाती है, और इस सेंसर का मतलब होता है आप क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है ना। अगला जो आता है एक और बहुत कॉमन है जो आता है, एक होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, दूसरा एडवाइस और एडवाइस। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे, सी वाला जो होता है वो नाउन होता है स्पेलिंग में, और जो एस वाला होता है वो वर्ब होता है। प्रैक्टिस का मतलब सभी को पता है क्या है, एडवाइस का मतलब भी सलाह होता है, सभी को पता है क्या है। लेकिन एक प्रैक्टिस में सी आता है, एक प्रैक्टिस की स्पेलिंग में ऐसा आता है। तो जो एस वाला होता है ये वर्ब होता है, और ये क्या होता है, ये नाउन होता है। इसी तरीके से जो एस वाला है ये वर्ब है, और ये जो होता है वो नाउन। तो सी नाउन होता है, एस वर्ब होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब इनके क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। इसके बाद बात करें लूज, LOOSE, लूज का मतलब होता है ढीला, लॉस का मतलब होता है हानि, इस लॉस का मतलब होता है हानि। तो कई बार क्या होता है, ये दोनों इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना है कि जब हमें हानि चाहिए तो हमें लॉस इस्तेमाल करना, लूज इस्तेमाल करना ढीले के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं रिटर्न और रिकवर। रिटर्न का मतलब लौटना होता है, और रिकवर का मतलब पुरानी अवस्था से रिकवर होते हो आप, मतलब आपकी हालत खराब हो गई तो उससे रिकवर हो रहे होते, उस मीनिंग में हम रिटर्न इस्तेमाल नहीं करते, और एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है इसका। अगला है सिंक, श्रिंक और ड्रोन। जो श्रिंक होता है उसका मतलब भी पानी में डूबना होता है, ड्रोन का मतलब होता है वो भी पानी में डूबता है। तो जो श्रिंक होता है वो नॉन लिविंग थिंग, जब नॉन लिविंग थिंग डूबती है तो श्रिंक बोलते हैं। जब लिविंग बींग जैसे हम डूब जाए तो हम ड्रोन होते हैं, हम श्रिंक नहीं होते हैं। जहाज डूब जाए तो जहाज सिंक होती है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में श्रिंक और सिंक में कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूं मैं, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, जरा एक सेकंड देना मेरे को। श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, सिंक मतलब डूबना होता है, जो मेरे को ध्यान में आ रहा है यार। अगर मैं सही हूं तो मेरे को पक्का समझ में आ रहा है। हाँ यार, कंफ्यूज हो रहा था, देखो मास्टर भी कभी बार कंफ्यूज होता है, श्रिंक लिखा हुआ। ये श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, सिंक और ड्रोन होता है। इसको जरा अपन करेक्ट करते हैं 1 मिनट के लिए, इसको 1 मिनट के लिए करेक्ट करते हैं, रुके रहिएगा भैया लोग, जाइएगा मत। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। स्पेलिंग श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, सिंक का मतलब होता है डूबना, सिंकिंग और श्रिंकिंग। सिंक जो होती है वो नॉन लिविंग जो चीज होती है उसके डूबने को बोलते हैं, और जो ड्रोन होता है वो लिविंग जो चीज होती है, जैसे ह्यूमन होते हैं, हम लोग होते हैं, हम डूब रहे हैं नदी में पानी में तो हम ड्रोन होते हैं, जो जहाज होती है वो सिंक होती है। फिर उसके बाद एक और आता है, जैसे इंश्योर आता है, ठीक है ना, आई के साथ आता है, इंश्योर आता है जो ई के साथ आता है, और एज्योर आता है जो अलग से ही होता है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट करना है, टाइपो एरर हो गई, ASSURE, एज्योर। अब इसको आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है तसल्ली देना। इसका मतलब होता है तसल्ली देना, अज्योर, जब आप किसी को तसल्ली दे रहे होते हो कि
जैसे माँ रो रही है या कुछ हो रही है तो आप उसको एज्योर करते हो, अरे कुछ नहीं बेटा आ जाएगा आपका, तो आप क्या काम कर रहे हो, तसल्ली दे रहे हो। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। आप इंश्योर कर रहे हो कि हाँ हो जाएगा, जैसे मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ जो है कि आपके 40 से ऊपर नंबर बनवा सकता हूँ, मैंने सुनिश्चित कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे वादा करते हैं सुनिश्चित करते हैं किसी को। और ये इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस होता है जो आप इंश्योरेंस कराते हो। तो ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड एग्जाम में खूब क्वेश्चन आए हैं। इनको और इनको लेके आपस में जो है नहीं आता है, इसको इसको लेके आता है या इसको इसको लेके आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इसमें अक्सर करके बच्चों को कंफ्यूजन बना रह जाएगा। आप मल्टीपल एग्जाम्पल से भी सीखोगे तो आपको लगेगा यार हम सुनिश्चित भी कर सकते हैं, हम एज्योर भी कर सकते हैं, हम इंश्योर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन कम क्लियर हो पाता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं ये वर्सेज ये या ये वर्सेज ये, कभी ये वर्सेज ये नहीं बनाया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन ये वर्सेज ये या ये वर्सेज ये बनाया जाता है। आपको ये दिया रहेगा इनमें बदलना होगा, या ये दिया रहेगा इसमें बदलना होगा। तो इसका मतलब बीमा होता है, ठीक है ना, और इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है, इसका मतलब होता है तसल्ली देना। अगला जो पेयर आता है वो आता है आपके अंदर इलिसिट और इलिसिट। इसके 3 बार क्वेश्चन बने हुए हैं इलिसिट और इलिसिट के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, इसका मतलब होता है गैर कानूनी, और इस इलिसिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। इस इलिसिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना इस इलिसिट का मतलब होता है। ध्यान रखिएगा, ILLICIT होता है इलिसिट मतलब गैर कानूनी, ELICIT होता है इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। इसके बाद अगला शब्द है वंडर और वंडर। इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, इस वंडर का मतलब होता है घूमना, इस वंडर का मतलब होता है घूमना, इसका मतलब होता है आश्चर्य। तो ये जो दोनों हैं ये आप हिंदी मीनिंग के हिसाब से याद रखोगे तब आप याद रख पाओगे। इसको भी हिंदी मीनिंग के हिसाब से याद रख पाओगे कि आई वाला जो है वो गैर कानूनी होता है, ई वाला जो होता है उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन पास करना। तो ये सारी चीजें एक बार में याद हो जाएगी। ऐसे ऐसे 44 पेयर हैं जो मेरी किताब में हैं, जो मैं आज आपको दे दूंगा। तो उन सबको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनको इतनी बार पढ़िएगा, इतनी बार पढ़िएगा कि ये जुबान पे आपके होने चाहिए। मतलब है ये ना भूले, बाकी 44 पेयर में बाकी सारा भूल जाए तो कोई बात नहीं, पर ये आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड एग्जाम में खूब भर के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इन ये पूरा आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो चलो इस वाले पैटर्न के एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में अपने को समझना है कि कैसे पूछा जा रहा है और कैसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो जैसे ये बात आप पढ़ के आए हो, अभी मैंने जैसे पैटर्न 2 यहीं सामने रख के आपको बता दिया कि इस पे आता है। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो तुरंत सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर यही बात पढ़े नहीं होगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देखने के बाद आपको इतना मुश्किल लगेगा कि समझ में नहीं आएगा कहाँ पे रह रहे। जैसे लिखा आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स, मुझे तुम्हारे गुड मैनर्स पे पूरक करना चाहिए या तुम्हारी प्रशंसा करना चाहिए। तो यहाँ हिंदी मीनिंग के हिसाब से जब भी जाओगे कि मुझे गुड मैनर्स पे तुम्हारी प्रशंसा करना चाहिए, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग में आई आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आई आना चाहिए, तब जाके ये प्रशंसा के हिंदी अर्थ में शब्द सही हो पाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट जो लिखा था इसका मतलब था पूरक। अगला है द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो इफेक्ट का इस्तेमाल है। जब भी कहीं आपको इफेक्ट का इस्तेमाल मिल जाए या अफेक्ट का इस्तेमाल मिल जाए, तुरंत आपको रुक के करेक्ट करना है। मैंने क्या बताया कि इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है ये होता है नाउन, और अफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। अगर आपको कहीं प्रीपोजिशन टू के बाद मिले तो टू के पास हम क्या लेते हैं, V1 मतलब वर्ब लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखो टू के बाद हमने V1 लिया हुआ है, टू के बाद V1 लिया हुआ है, तो टू के बाद V1 मतलब वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, तो ये वाली गलत है। क्या चाहिए, यहाँ पे आपको अफेक्ट डालना है ना कि इफेक्ट डालना है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। जो सीन है फिल्म की वो सेंसर कर देनी चाहिए जब रिलीज होने से पहले। तो जब आप पिक्चर को काटते छाटते हो तो ये सेंसर नहीं है, CENSORED, ये सेंसर्ड होना चाहिए, SOR वाला, जिसका मतलब होता है पिक्चर का क्लिप काटना छाटना। अब हिंदी मीनिंग में याद रहेगा तो आसानी से इसको पकड़ लोगे। अदरवाइज क्या होगा, जब इसको पढ़ोगे आप एग्जाम के अंदर जाओगे, 3-4 सेकंड का टाइम होता है पढ़ने के बाद क्वेश्चन को करने का। आप पूरे पेपर में जाके देखो 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन में हार्डली आपको 6 से 8 मिनट मिलता है। जो बच्चा 6 से 8 मिनट में इंग्लिश का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है वही बच्चे का स्कोर अच्छा बनता है। अब जिसको अगर 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट लग गया उसका तो काम निपट जाएगा प्री में, उसका स्कोर खराब हो जाएगा। वो मैथ को या रीजनिंग को जिसको टाइम देना है उसको सही से टाइम नहीं दे पाएगा, क्लोज टेस्ट को टाइम देना है क्लोज टेस्ट को टाइम नहीं दे पाएगा। तो ये तभी वो कर पाएगा जब पढ़ाई भी उस स्तर का करके जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस बात को पढ़ के गए हो तो ये दिख जाएगा, और इस तरीके के क्वेश्चन 2-4 लगा के गए हो तो दिख जाएगा, नहीं लगा के गए हो वहां दिखाई नहीं देगा।
कहते हैं ना कि बच्चा सब कुछ पढ़ लिया दिखाई नहीं दे रहा है, आपने सही से पैटर्न डिकोड नहीं किया, इस वजह से दिख नहीं रहा। पैटर्न सही से डिकोड करोगे सब दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, द वेल नोन पियोनिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स ए डे। अब यहां पे देखो कितना अच्छा सा हिंट दिया हुआ है, टू के बाद आपको क्या चाहिए, V1 चाहिए। और जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हमें चेक करना होता है भैया कि अगर प्रैक्टिस इस्तेमाल हुआ है तो नाउन या वर्ब है। यहाँ पे चाहिए वर्ब, और दिया हुआ है सी वाला नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है, तो ये वाला चाहिए ना कि सी वाला चाहिए। अब देखो क्वेश्चन आसानी से दिख गया। आप कहोगे सर यार ये सब तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नहीं पढ़ा दिया इस वजह से आसान लग रहा है, नहीं पढ़ाऊंगा अभी तो ये सारा मुश्किल लगेगा। बगैर पढ़े हुए यही क्वेश्चन आपको करना होता है तो परछक्के आपके निकल जाते। अगला है, व्हेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप विथ व्हेन दे रिटर्न। व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट्स इल थे, दे फाइंड दैट उन्होंने पाया, दे हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप उन्हें बहुत सारा काम रह गया कैचअप करने के लिए, मतलब करने के लिए वो पीछे छूट गए हैं, विथ व्हेन दे रिटर्न। भाई अगर कोई बीमार हुआ तो बीमारी से रिटर्न होता है या बीमारी से रिकवर होता है। अब इस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है कि भाई वो बीमार थे और बीमारी से रिटर्न नहीं होता, बीमारी से रिकवरी होती है। समझ में आया? तो यहां सही शब्द क्या होगा, रिकवर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला है, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। इसके अगर पहले वाला किसी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा, फ्लेमेबल कहो या इनफ्लेमेबल कहो। जो फ्लेमेबल होता है इसका मतलब भी होता है ज्वलनशील, और जो इनफ्लेमेबल होता है वो भी क्या होता है, उसका मतलब भी ज्वलनशील होता है, इसका मतलब भी ज्वलनशील होता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। और अब यहां पे ध्यान से देखो, जो फायरमैन है उसने पहना क्या, प्रोटेक्शन के लिए। फायरमैन है तो प्रोटेक्शन के लिए जो वैसे कपड़े पहनेगा ना जो जले ना। अगर आप फ्लेमेबल बोलोगे या इनफ्लेमेबल बोलोगे तो वो ज्वलनशील हो गया। नॉन फ्लेमेबल बोलना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, नॉन फ्लेमेबल। इन नहीं होगा यहाँ पे, नॉन फ्लेमेबल होगा। तो नॉन फ्लेमेबल का मतलब है कि ये ज्वलनशील नहीं है, लेकिन फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, यूजुअली जब हम किसी के पहले इन लगाते हैं तो वो अपोजिट मीनिंग कन्वे करता है, जैसे फ्लेमेबल इनफ्लेमेबल, तो ये अपोजिट मीनिंग में लगता है, लेकिन इस केस में नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल का मतलब भी ज्वलनशील। अगर किसी बच्चे ने मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास देखी होगी जो है, तो उसको पक्का पता होगा कि सर ये यार तो ज्वलनशील इसका भी मतलब होता है, फ्लेमेबल का मतलब भी ज्वलनशील होता है, तो उसे सिर्फ ढूंढना है नॉन फ्लेमेबल। तो वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन। अगला, आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम। ये जो इंश्योरेंस है ये बीमा वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपना जो नौकर है वो भेज तो दूंगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता या मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकता। दोनों तरीके से बात कह सकते हो कि मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता, या मैं एज्योर नहीं कर सकता, या मैं इंश्योर नहीं कर सकता, मैं तसल्ली नहीं दे सकता, मैं आपको सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं कि वो पहुंच जाएगा। तो इंश्योर गलत है, इसकी जगह आप इंश्योर लगा दो, एज्योर लगा दो, चल जाएगा। आई वाला ई वाला भी चल जाएगा, एज्योर, मीनिंग बस अलग हो जाएगी। तो इंश्योर नहीं यूज होना है। तो जब भी आता है ऐसे ही आता है कि इंश्योर वर्सेज इंश्योर आता है, आई वर्सेज ई आता है, या आई वर्सेज ए वाला आता है। अगला है, व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, pause and think more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly। अब जरा ध्यान से देखो, इतना बड़ा सेंटेंस दिया है, 2017 मेंस में क्वेश्चन आया है। व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप, पॉज एंड थिंक, जब हम सक्षम होते हैं, जब हम एबल होते हैं स्टॉप करने के लिए, पॉज करने के लिए, थिंक करने के लिए, मोर अबाउट आवर एक्शन, ज्यादा अपने एक्शन के विषय में, वर्ड्स के विषय में, थॉट्स के विषय में, वी बिगिन टू सी, हम देखना स्टार्ट करते हैं उसका कॉज और इफेक्ट मोर क्लियरली, उसका कॉज और इफेक्ट ज्यादा क्लियर तरीके से हम देख पाते हैं। अब यहां से अगर मैं ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे वी बिगिन टू सी, अब टू सी के बाद यहाँ पे आर्टिकल द इस्तेमाल है। आपको पता है आर्टिकल द आता है अपने नाउन के साथ, तो कॉज एंड इफेक्ट इन दोनों को जोड़ के इसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। ये भी नाउन है और ये भी नाउन होना चाहिए। अगर ये नाउन होना चाहिए तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वी एक्सपीरियंस इन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस आल्सो हैज एन इफेक्ट। अब यहां पे आपको सोचने की जरूरत है क्या? आपको मैंने आर्टिकल पढ़ा दिया, मैंने बताया ना कि आर्टिकल ए एन या आर्टिकल द बगैर नाउन के तो आता नहीं ना, इनको नाउन की जरूरत है। आर्टिकल ए एन द, ये नाउन के लिए बने हुए तो नाउन के लिए आता है। अब एन लगा है तो एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद आपका क्या आएगा, एन के बाद आपका आएगा नाउन। तो एन नाउन, और नाउन चाहिए तो अफेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, इफेक्ट होगा। समझ में आया?
अब जैसे लिखा आई डोंट वांट टू लूज इट, मैं इसको ढीला नहीं छोड़ना चाहता, अरे मैं बोलना चाहता हूँ आई डोंट वांट टू लॉस इट, मैं इसको खोना नहीं चाहता हूँ। तो लूज और लॉस कई बार आता है, तो आई डोंट वांट टू लॉस इट। अगला है ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। जो ड्रोन होता है वो आदमी होता है, जो शिप होता है वो सिंक होता है। क्या होता है? सिंक्ड इन द मिडिल ऑफ द ओशियन। द पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 आती है, और यहाँ पे चाहिए वर्ब और यहाँ पे दिया नाउन, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? अफेक्ट लेना पड़ेगा। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इलिसिट ये वाली की जाती है, इंफॉर्मेशन इलिसिट ये की जाती है। समझ में आया? जब इंफॉर्मेशन लेने की देने की बात होती है, इंफॉर्मेशन इलिसिट की जाती है, इंफॉर्मेशन लिया दिया जाता है, तो इलिसिट जो है वो ELICIT होता है, इसका मतलब गैर कानूनी होता है, गैर कानूनी होता है। इसकी एक बार मीनिंग भी समझ लो ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड, यद्यपि जो पुलिस है उन्होंने कोशिश की सभी तरीके के मेथड टू इलिसिट, टू इलिसिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन निकालना, लेकिन ये वाला इलिसिट नहीं, इलिसिट है टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन निकालने की बात हो रही है फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से दे रिमेन साइलेंट, वो लेकिन चुपचाप बने रहे। ठीक है ना, पुरानी पिक्चर देखे होगे कि कत्ल करके चले गए, फिर पब्लिक में जाके पुलिस वाले पूछ रहे हैं बता दो भैया किसने किया, सब चुप, ये वही वाला केस है। लेकिन यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है पब्लिक से, तो यहाँ पे इलिसिट इंफॉर्मेशन हो रहा है, ELICIT, ध्यान रखिएगा जब इंफॉर्मेशन निकालने की बात आती है तो ये वर्ब सही है, ये नहीं है। अगला है इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वॉन्डर अबाउट इन एमलेस परस्यूट एंड अचीव नथिंग। इफ यू हैव नो डेफिनेट एम, अगर हमारे पास डेफिनेट एम नहीं है हमारे सक्षम, हमारे सामने, हम क्या काम करेंगे? हम यूं ही टहलते रहेंगे। इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, इस वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, और जो वंडर चाहिए होता है आपको, ये वंडर होता है VNDR, जिसका मतलब होता है भटकना, टहलना, जिसका क्या मतलब होता है? भटकना या टहलना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये किस वक्त पूछा गया है, Tier 1 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो मैं पढ़ा सिखा रहा हूँ वही तो पैटर्न है। अगर आप किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे पक्का सही से समझ में आएगा, पक्का। अब इनको रिटेन करने की जिम्मेदारी देखो आपकी है, अगर आप इनको सही से रिटेन नहीं करते हो दिक्कत है, क्योंकि डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो डेटा कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी सभी को, मैंने भी की थी, आपको भी करना पड़ेगा। अगला है द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ये वाली इलिसिट नहीं की जाती है, ये देखो Tier 1 में आया हुआ था। और सेम इसका जो दूसरा पैटर्न बनाया गया वो ये बनाया गया, द रिपोर्टर वॉज अनेबल टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। तो अगर आप याद रख लो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इलिसिट की जाती है तो आपको याद रह जाएगा। और ध्यान रखना कि स्पेलिंग में ILLICIT होता है, इसमें ELICIT होता है। अगला है ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 मंथ। देखो ज्वेलरी रिटेलर अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, देखो सस्पेंड जो है अगर मैं बात करूं तो सस्पेंड जो है यहाँ पे टू सस्पेंड है ना, इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड यहाँ वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके बाद जो हम यहाँ पे रखेंगे वो वर्ब के बाद या तो हम नाउन रखते हैं या तो हम वर्ब की ING फॉर्म रखते हैं, अगर वर्ब रखना है तो हम जो सेल की बात कर रहे हैं ना, तो सेल ऑफ गोल्ड इज द राइट ऑप्शन होगा, सेल ऑफ गोल्ड। यहाँ पे एक्चुअली आपको नाउन चाहिए और जो नाउन होता है वो ये होता है सेल, समझ में आया? ये जो सेल है आपको यहाँ पे नाउन चाहिए, सेल ऑफ गोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको नाउन। नाउन सेल जो है आपका काम करता है जो है नाउन की तरह जो है। इसमें कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो अपन ने वो कर रखा है। इसमें अगर मैं बात करूं जरा ध्यान से देखो, ये जो सेल होता है इस सेल का मतलब होता है बेचना, और इसका जो V2 फॉर्म होता है या V3 फॉर्म होता है वो सोल्ड सोल्ड होता है, सेल सोल्ड सोल्ड होता है, समझ में आया? तो यहाँ पे सोल्ड डाला गया, और एक्चुअली जो इसका नाउन वर्जन होता है वो होता है सेल। ये जो सस्पेंड है ये अपने बाद वर्ब की दूसरी ING लेगा या तो फिर क्या काम करेगा, अपने बाद नाउन लेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको नाउन चाहिए था, नाउन होगा सेल ऑफ गोल्ड और कॉइन्स एंड बार्स फ्रॉम 6 मंथ। अब ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझ पाओगे जब अभी मैं आपको इन्फिनिटी पढ़ा दूंगा, मैं आपको जिरंट पढ़ा दूंगा, मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद वर्ब बेसिक के बाद वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसमें चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ ना कि इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, इंडिया ने डिसाइड किया सस्पेंड करने का, सस्पेंड व्हाट, तो सस्पेंड जब व्हाट कहोगे तो आपको व्हाट का रिप्लाई मिलेगा। सस्पेंड वर्ब के साथ आप क्या पूछते हो? वर्ब के साथ ये पूछते हो ना, इंडिया हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड, सस्पेंड व्हाट,
व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नाउन लिखना है, तो यहाँ पे सेल आप गोल्ड लिखना है आपको, आप गोल्ड बेच रहे हो, आपको ये बताना है क्या डिसाइड किया है जो सस्पेंड करने का वो सेल सस्पेंड करने का, किसका वो आपने अलग से डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है। लेकिन अगर सवाल यूं पूछो इंडिया डिसाइडेड व्हाट, इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, क्या सस्पेंड करना है, सेल ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। तो के क्या का जो जवाब आ रहा है, जो व्हाट का जवाब आ रहा है वो सेल सस्पेंड कर रहा है, तो सेल आपका यहाँ पे नाउन होना चाहिए, व्हाट का रिप्लाई आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको सेल बताना है और सेल का डिस्क्रिप्शन है कि वो सेल किसकी होनी चाहिए, वो गोल्ड की होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए नाउन, इस वजह से हमने क्या किया, सेल का जो शोल्ड होता है ये हटा के हमने क्या लिया, नाउन लिया जो कि होता है सेल, SALE। स्पेलिंग सही लिखा हुआ ना, क्लियर होना, सेल ऑफ गोल्ड। हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है भाई मेरी, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है ही एडवाइज्ड मी। अब जब हम यहाँ पे 40वां क्वेश्चन रख रहे हैं, जब भी आपकी इधर प्रैक्टिस मिल जाए, एडवाइस मिल जाए, तो आप तुरंत चेक करो भैया कि आपको वर्ब चाहिए नाउन चाहिए। यहाँ पे जैसे आपने कहा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद एडवाइस लिया है मतलब ये वर्ब हो गया। अब ये वर्ब हो गया तो सी नहीं चाहिए स्पेलिंग में, क्या चाहिए, ADVISED, एडवाइस चाहिए, ये वाला चाहिए। ये आपको तो मतलब ऐसे नंगी आंखों से दिखनी चाहिए भाई कि ये चीज सर ने पढ़ा दिया, ये चीज अपने को ऐसे देखनी है आप, कि कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको ये शब्द मिल गए हैं तो इन शब्दों को चेक करना है, वर्ब है या नाउन है। अगर वर्ब है तो एस चाहिए और नाउन है तो सी चाहिए। इसके बाद पैटर्न नंबर 3 की बात करेंगे, पैटर्न नंबर 3 में पहुंचते हैं। और ये पूरा पैटर्न जो मॉडल है ना, मैं मॉडल में इस वक्त आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने से भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा तो जो बता दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं आता। तो अननेसेसरली मॉडल्स पे क्वेश्चन में समय बिताना वो भी एकदम बेवकूफ़ी वाली बात होती है। जैसे बात करूँ अगर मैं मॉडल्स की, तो कैन और कुड का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कैपेबिलिटी बताने के लिए, सामर्थ्य या शक्ति बताने के लिए, सामर्थ्य बताने के लिए। एक ये मीनिंग आपको याद रखना है। और जितने भी मॉडल्स होते हैं सब अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, एक तो आपको बस ये बात याद रखनी पड़ेगी, मतलब ये छोटी बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कैन और कुड की बात करें ये सामर्थ्य, ठीक है ना, करनी पड़ेगी। इसके साथ एक और बात याद रखना है कि इसके साथ कभी भी आप अगर एग्जाम में आ गया एबल का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब एक्चुअली एबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है। तो इसके साथ अगर एग्जाम मतलब किसी सेंटेंस के अंदर एबल शब्द आ गया तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो इसके साथ एबल कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं, ये सामर्थ्य बताने के लिए आते हैं, क्षमता बताने के लिए आते हैं, पावर बताने के लिए आते हैं। इनके साथ एबल का इस्तेमाल नहीं करते। बस 3 बात, सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे, बस 3 बात। ये किसको बताने के लिए आते हैं, ये एबिलिटी बताने के लिए आते हैं, पावर क्षमता बताने के लिए आते हैं। तो कैन जो होता है और जो कुड होता है इसके साथ एबल अगर टर्म लिख के आ जाए तो कैन कुड के साथ एबल इस्तेमाल नहीं करते, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो एबल आप हटा देना, ठीक है। कुड जो होता है कैन का पास्ट होता है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि कैन से जो है कुड बनता है, समझ में आया। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम और आपकी सेहत के लिए इररिलेवेंट है। जानकारी लेना हो तो फाउंडेशन बैच में आप आइएगा, कैन कुड को मैं आधे घंटे आसानी से पढ़ाऊंगा, कई सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा कब एबिलिटी बता रहा है, कब पावर बता रहा है, कब क्षमता बता रहा है, सबके एग्जाम्पल लिखूंगा, पर उनका कोई काम नहीं होगा। अल्टीमेटली सिर्फ एक ही चीज काम में आनी है कि इनके साथ V1 इस्तेमाल होता है, दूसरी चीज ये होती है कि इनके साथ जो एबल लगा हुआ आता है वो एबल इस्तेमाल नहीं होता। इतना ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला है मे और माइट की बात कर रहे हैं। तो मे जो होता है और जो माइट होता है ये आपकी संभावना बताने के लिए आती है, मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए आती है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आती है, संभावना बताने के लिए आती है। कम ज्यादा संभावना एक अलग बात है, लेकिन ये संभावना बताने की बात आती है। तो जब संभावना बताने की बात आती है तो इसके साथ पॉसिबल अगर कहीं आ गया सेंटेंस के अंदर तो पॉसिबल शब्द हटा देना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी बताती है, संभावना बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है। तो प्रोबेबल शब्द या पॉसिबल शब्द मे और माइट के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। विल और वुड का सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है ये हम टेंस के अंदर सीखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसको सीखते हैं, ज्यादा यहाँ पे इसका यूज केस नहीं होता है। विल और सेल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अच्छे से सीखते हैं कि विल के साथ हम V1 लेते हैं, सेल के साथ V1 लेते हैं, एज ए मॉडल इनका इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इनका अध्ययन किसी काम का नहीं होता है। अगर मैं वुड और शुड की बात करूं तो जो शुड का इस्तेमाल होता है ये जब हम सजेशन की बात करते हैं, जब सजेशन की बात करते हैं तो सजेशन के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, सजेशन के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि जहां पे हमें ऐसी बात आए कि हमें सुझाव देना है तो सुझाव के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। सेल के लिए सेल का पास्ट फॉर्म शुड है,
विल का पास्ट फॉर्म वुड है। कैन और वुड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसके बाद आता है मस्ट की। जब आपको किसी चीज को कंपल्सन में डालना हो, मतलब आपको ये करना है कि ये काम होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये अगर मीनिंग में करना है तो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का मतलब होता है कि अब ये जरूरी हो गया, कंपल्सन हो गया। कंपल्सन के सेंस में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नीड और डेयर की अगर बात करें तो नीड और डेयर, नीड की मतलब जरूरत और डेयर का मतलब साहस। तो ये जरूर और साहस की बात करें तो ये मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ लिए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि जब ये मॉडल के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ एक मन वर्ब आएगा, और इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं आया है तो ये अपने आप में ही मेन वर्ब है। ये एग्जाम्पल में और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर ऑट टू की बात करें तो ऑट टू जो होता है ये मोरल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको कर्तव्य बताना हो तो आप ऑट टू का इस्तेमाल करते हो और ऑट टू के साथ V1 का इस्तेमाल करते हो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अच्छा बनता है यूज्ड टू से। यूज्ड टू इस्तेमाल होता है आपका मॉडल की तरह। तो यूज्ड टू के साथ जब आपको हैबिट बतानी होती है तो हमारी जो पास्ट हैबिट होती है, पास्ट हैबिट हम यूज टू के साथ बताते हैं, और उस केस में हम यूज टू को हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं और इसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूज टू एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। जब यूज टू एग्जेक्टिव की तरह काम करता है और इसके बाद कोई वर्ब अगर आती है, जब ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, इसके बाद कोई वर्ब आती है तो वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है और वर्ब की आईएनजी नाउन की तरह काम करती है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है। जैसे हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लुक फॉरवर्ड टू लें, बी यूज्ड टू लें, तो जब हम यूज्ड टू लेते हैं, कस्टम्ड टू लें, तो उनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे यूज्ड टू जो होता है वो एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। समझ में आया? तो ये कुछ बस इतनी बातें हैं जिनको याद रख के सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जिसमें से 80% जो क्वेश्चन आपका मॉडल का डायरेक्ट मॉडल से आता है वो V1 को लेके आता है कि मॉडल के साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं। अब चलो इस पैटर्न 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2004 से लेके अभी तक कितने क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को अगर एक बार आप सही समझ लोगे तो मैं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूं आपको समझ में आने लगेगा, सर इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा। जैसे आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है ना। ऑर्डर मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं अपना जो मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक है उससे मैं पैटर्न वाइज छांट के लेके आता हूँ, इसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, तो ध्यान रखिएगा कि हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि चलो भाई इसका फर्स्ट फॉर्म यूज होगा तो हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर ले, नहीं ये गलत होता है। यूज टू होता ही नहीं है। क्या होता है? यूज टू होता है। और यूज टू क्या बताता है? यूज टू बताता है पास्ट हैबिट, और इसके बाद अपने बाद क्या लेता है? V1। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, मैं पहले जल्दी काम पे जाया करता था, तो ये मेरी पास्ट हैबिट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे ऑलरेडी V1 है। अगर ये V1 है तो यहाँ पे ये मॉडल की तरह काम कर रहा है और यूज टू नहीं इस्तेमाल होता है, यूज टू इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, यूज टू होता है पर यूज टू नहीं होता है। कुछ लोगों को लगेगा कि अगर यूज टू पास्ट हैबिट बताता है तो यूज टू प्रेजेंट हैबिट बता सकता है, ऐसा नहीं है। यूज टू होता ही नहीं है, जो होता है वो यूज टू होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको, यूज्ड टू इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग, 22वां है। अकॉर्डिंग टू द रेडियो के हिसाब से इट कैन रेन दिस इवनिंग, हम यहाँ पे संभावना की बात कर रहे हैं, आज बारिश हो सकती है। संभावना की बात कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। अब जब हिंदी में बात करेंगे, अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो हमें सिखाया गया है कि अगर हम सकता के सेंस में इस्तेमाल करें तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज बारिश हो सकती है तो इट कैन रेन टू नाइट हम लिख सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आज रात बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टू नाइट हम लिख सकते हैं। लेकिन ये हम संभावना की बात करते हैं, हम संभावना की बात करें। तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जब हम संभावना की बात करते हैं तो मे और माइट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी एक सीक्वेंस होता है, जब हम संभावना कह रहे होते हैं तो माइट सबसे कम संभावना होती है, में ज़्यादा संभावना होती है, और कैन का इस रिस्पेक्ट में कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो यूज होता है मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कैन की बात करना चालू करते हैं तो कैन का मतलब हम ज़्यादा संभावना की बात करते हैं। और इसी काम के लिए मस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। मस्ट का मतलब हो गया कि अब संभावना की बात नहीं, अब तो 100% एक्यूरेसी की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया इट मस्ट रेन टू नाइट, इसका मतलब है कि बारिश होगी, 100% की बात कर दी। इट कैन रेन टू नाइट, वैसे जब हम संभावना की बात करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल नहीं करते। इट में रेन टू नाइट, इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट माई रेन टू नाइट, इसका मतलब ये हो गया कि आज मतलब थोड़े बहुत चांसेस है वर्षा होने के। मे रेन टू नाइट का मतलब हो गया कि ठीक ठाक चांसेस है। और मस्ट का हो गया मतलब भैया होगी बारिश।
तो यहाँ पे ये बताना है अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग, नहीं, यहाँ पे मतलब संभावना की बात करो, संभावना के लिए कैन का इस्तेमाल नहीं करते। संभावना, जब हम ताकत की, क्षमता की, एबिलिटी की बात करते हैं तब कैन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ संभावना की बात हो रही है, संभावना में हम कैन का इस्तेमाल नहीं करते, संभावना में हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मे का भी कर सकते हो, मस्ट का भी कर सकते हो और माइट का भी कर सकते हो, बस सेंटेंस की मीनिंग अलग हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट मस्ट रेन दिस इवनिंग, तो रेडियो के हिसाब से आज पक्का बारिश होगी। इट मे रेन दिस इवनिंग, इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है, ठीक ठीक संभावना है। इट माइट रेन दिस इवनिंग, इसका मतलब ये हो गया कि बहुत कम चांसेस है बारिश होने की, बस मीनिंग बदलेगा लेकिन कैन तो इस्तेमाल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। अब एक और चीज है जो इसमें एक पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, वो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मॉडल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट फॉर्म होता है इसका, और V3 का इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान से रखना, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, जो सड़क है वो क्या है, द स्ट्रीट्स आर सो वेट, सड़क जो है बहुत गीली है, मीनिंग समझिएगा, सड़क बहुत गीली है, बहुत गीली है। इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, शुड हैव, जब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो शुड का इस्तेमाल है हुआ होना चाहिए, बारिश हुई होनी चाहिए थी। लेकिन अगर जमीन गीली है, इसका मतलब है हम ये क्या कहना चाहते, पक्का बारिश हुई थी। जब हम कंपल्सन की बात करते हैं तो शुड से नहीं, शुड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम सजेस्टिव होते हैं, ठीक है ना, कि बारिश होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बारिश की बात करते हैं तो यहाँ पे बात ये होगी कि भैया अगर सड़क गीली है तो पक्का कल बारिश हुई थी, तो यहाँ कंपल्सन की बात करनी है, तो इट मस्ट हैव रेन टुनाइट होना चाहिए, ना कि शुड हैव। तो परफेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है तो शुड के साथ नहीं, मस्ट के साथ इस्तेमाल करना है। अगला है द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट अम्प्यूटेड। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि सेंटेंस क्या कह रहा है, द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड, जो हाथ है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, और इस तरीके से इंजर्ड हो गया था कि ही मस्ट हैव, उसको करना पड़ा, इट अम्प्यूटेड, अम्प्यूट का मतलब होता है काट देना, अम्प्यूट का मतलब होता है काट देना, कि उसे काट देना पड़ा। जब हम मस्ट हैव की बात कर रहे हैं तो जब हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं प्लस हैव का इस्तेमाल करते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो मस्ट है और हैव है, इसके बाद इट अपने आप में क्या ले रहा है, इट अपने आप में इम्प्यूटेड ले रहा है, तो ये तो इसका हो गया वर्ब। इस मस्ट हैव का वर्ब कहाँ है, इस मस्ट हैव का वर्ब मिसिंग है, तो इट द आर्म्स वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव, और हैव के साथ आपको हेड लगाना पड़ेगा कि उसने उसको क्या करना पड़ा, उसको करना पड़ा अपने हाथ काटने के लिए। तो ये जो मॉडल है और ये परफेक्ट जो मॉडल है ना, ये अपने साथ V3 यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका V3 यहाँ पे चाहिए था। अगला क्वेश्चन है यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। जब हम मॉडल के साथ वर्ब हैव का इस्तेमाल करते हैं और जब V3 का इस्तेमाल करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे करता है। क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। जैसे मैंने आई कुड हैव या आई शुड हैव डन दिस वर्क, आई शुड हैव डन दिस वर्क। अगर इसकी मीनिंग मैं पूछूं कि बच्चा लोग इसकी मीनिंग क्या होती, तो आप क्या कहोगे, आई शुड हैव डन दिस वर्क। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, मुझे काम कर लेना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मैंने काम तो किया नहीं। तो इसका जो इस्तेमाल होता है आई शुड हैव डन दिस वर्क, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, तो एक निगेटिव मीनिंग करता है और क्या कहता है कि मुझे कोई काम कर लेना चाहिए था, मुझे एक्शन परफॉर्म कर लेना चाहिए था, लेकिन पहले मैंने ऐसा किया नहीं। सेम इसी स्टाइल में क्वेश्चन पूछा गया है, यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। कोई सलाह दे रहा है कि तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था व्हेन द जज आस्क्ड यू, जब जज ने तुमसे पूछा वेयर यू वर, तुम कहाँ थे जब क्राइम हुई थी, लेकिन तुमने तो झूठ बोल दिया है, तुमने तो झूठ बोल दिया है ना। तो ये मीनिंग कन्वे करना है, यू नीड नॉट टेल ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। आपको यहाँ नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, तो अगर आप इसको सही से यूं लिखोगे तो मीनिंग सही से आएगी। यू नीड नॉट हैव टेल की जगह टोल्ड ए लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था पर एक्चुअली तुमने झूठ बोल दिया है। तो जब ये मीनिंग कन्वे करना होता तो हम मॉडल प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो यू नीड नॉट
यू नीड नॉट हैव टोल्ड ए लाई व्हेन द जज आस्क यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। ये सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। समझ में आया? मॉडल प्लस V3, मॉडल प्लस है प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है निगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। इसके बहुत मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने अपनी किताब में जो है मेंशन कर रखा है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ जाओगे क्वेश्चन के माध्यम से। क्योंकि मेरे पास समय कम है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा समय इस पर स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेटेज के हिसाब से देख रहा हूँ कि क्या वेटेज है और कितना समय इस टाइम पे आपको देना चाहिए। अगला है रमेश इज फॉर एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। ये क्वेश्चन है जो मुझे लगा वर्ब बेस्ड एक फ्रेज है, उस फ्रेज को याद करना है। तो लर्न द एरर नहीं होता, सी द एरर ऑफ वंस वेज होता है। सी द एरर ऑफ वंस वेज होता है, वंस वेज होता है। तो यहाँ पे जो लर्न द एरर लिखा है ऑफ हिज वेज, इसको गलत है। रमेश इज फॉर एरोगेंट, रमेश बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है, ये देखने के लिए कि उसका खुद का क्या एरर है। तो ये जो फ्रेज है वो कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, सी द एरर ऑफ वंस वेज, अपने ही किया हुआ जो गलत है उसको ना देखना। तो यहाँ पे लर्न का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे सी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लर्न नहीं करना है, सी देखने की बात होती है। तो सी इस्तेमाल होगा, ना कि लर्न इस्तेमाल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्रेज था, आप याद रख सकते हो। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपको आते हैं और रैंडमली यूँ आ जाते हैं। इस तरीके कुछ रैंडम कुछ नया आ जाएगा तो ना मास्टर पढ़ा पाएगा ना आप पढ़ पाओगे। जो आपकी कैपेसिटी में वही पढ़ लो, जितनी मेहनत जितनी वर्कआउट की जा सकती है मैंने पूरी वर्कआउट की है, ताकि आप पैटर्न को सही से डिकोड कर पाओ। अगला है कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। तो यहाँ पे जब हम कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच। ये आम जिंदगी में हमेशा सुनते रहते हो, मैंने बोला ना कई बार ऐसा होता है कि कुड का इस्तेमाल कर दिया जाता है वुड और शुड की जगह। तो वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच ये सही होगा। यहाँ पे कोई क्षमता की बात नहीं की जा रही है। वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, क्या तुम ये पढ़ना पसंद करोगे? जब इस मीनिंग में करते हैं तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्डर इफ दे कुड ट्रीट मी नाइसली इफ आई वेंट देयर अगेन, ठीक है ना? आई वंडर इफ दे कुड ट्रीट मी नाइसली। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, लिखा है आई वंडर, मैं आश्चर्य करता हूँ। यहाँ वंडर नहीं, घूमने वाली बात नहीं हो रही, यहाँ आश्चर्य वाली बात है। आई वंडर इफ दे कुड ट्रीट मी नाइसली, वो मुझे नाइसली ट्रीट करेंगे, मैं इस बात को लेकर आश्चर्य हूँ। इफ आई वेंट देयर अगेन, तो यहाँ पे आपको करना क्या था? इफ आई वंडर इफ दे कुड ट्रीट की जगह वुड ट्रीट लिखना था, वुड ट्रीट लिखना था, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पावर एबिलिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना? तो विल के पास फॉर्म के हिसाब से भी आप वुड के साथ जा सकते हो। आई वंडर इफ दे वुड ट्रीट मी नाइसली इफ आई वेंट देयर। वैसे भी यहाँ पे जरा देखो V2 फॉर्म इस्तेमाल है, यहाँ पे दे विल ट्रीट में बेटर, तो उसका पास फॉर्म इस्तेमाल करना था, विल की जगह वुड और वुड की जगह कुड कर दिया गया है, ठीक है ना? समझ में आया? तो ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होता है कि जहां वुड का इस्तेमाल चाहिए, विल के पास फॉर्म की नीड होती है, वहां पे आपको कुड भी दे दिया जाता है और फिर वहां पे थोड़ा कंफ्यूज कराया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैन का इस्तेमाल जब तक आप एबिलिटी पावर क्षमता की बात नहीं करोगे, कैन कुड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला है रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी, ठीक है ना? रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म। रणवीर जो है अवार्ड सेरेमनी में नहीं जा पाया क्योंकि वो बिजी था फिल्म शूटिंग में। तो अब जैसे मैं कुड नॉट की बात कर रहा हूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, तो आपको एक बात तो पता है मॉडल के साथ V1 आता है, तो वेंट तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता ना, यहाँ तो गो इस्तेमाल होना चाहिए। इतना आसानी से दिख गया एरर। अगला है वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर, ठीक है ना? वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर, आज द वेटर। अगर इस सेंटेंस को मैंने एक बार पढ़ा तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, अभी नहीं दिखाई दिया कि क्या इसमें एरर है, क्योंकि मैं इसको कैसे पढ़ रहा था। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, यही पढ़ा था मैंने ना, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर, आज द वेटर। ये मैं मास्टर होके मैं यूं पढ़ रहा हूँ, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलोंग विथ योर कॉफी सर, आज द वेटर। जबकि सेंटेंस क्या लिखा, वुड यू लाइक्ड, ना कि लाइक लिखा हुआ है। तो वुड अपने साथ V1 लेगा, ना कि V2 लेगा। लेकिन एग्जाम में भी यही बात होती है कि आप ये फ्रेज ऐसे पढ़ते हो, वुड यू लाइक टू डू समथिंग, कभी आपका ध्यान एग्जाम में नहीं जाएगा कि भैया यहाँ पे V2 लिखा हुआ इसको V1 कन्वर्ट करना है, क्योंकि मॉडल है, मॉडल अपने साथ V1 लेता है। तो इस तरीके का एरर एग्जाम में प्रेशर के समय होता है। तो यहाँ पे लाइक नहीं होना चाहिए, मॉडल है, मॉडल अपने साथ V1 लेता है। तो वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफी सर, आज द वेटर। तो जैसे ही मैंने 63 क्वेश्चन पढ़ा ना, मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, अंदर ही से रुक गया, यार इस क्वेश्चन को क्यों रखा था, इसमें एरर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने लाइक को लाइक पढ़ लिया। ये आपके साथ एग्जाम में घटना घटित होगी, आपको मानसिक रूप से यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे।
अब आया पैटर्न नंबर 4 की बारी, ठीक है ना। और आज की जो मेरी क्लास है वो मैं अभी 3 बज गया है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज की क्लास थोड़ा डिले पहुँचेगी। पर ज़रूरी है क्लास पूरी तरीके से प्रिपेयर करना। फिर पैटर्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं। पैटर्न नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अब यहीं से चलते हुए आपको क्वेश्चन में ही कवर करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। और अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो कंसेप्ट ध्यान से देखोगे तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को आपको बता रखा है कंसेप्ट में, कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। कि अगर हम लंच की बात करें तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, गुड टाइम की बात करें तो हैव, तो आपको ऐसे इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। हैव अ लंच, हैव अ गुड टाइम, हैव अ शावर, हैव अ ड्रीम, हैव अ कन्वर्सेशन, टेक एन एग्जाम, टेक एन एडवांटेज, टेक एन एक्शन, टेक अ रिस्क, टेक योर टाइम, मेक ए डिमांड, मेक अ जेस्चर, मेक नॉइज, मेक प्रॉमिस, मेक रिक्वेस्ट, मेक मिस्टेक, लॉन्च स्कीम, रेंडर हेल्प जो है, और इम्पार्ट एजुकेशन, लेवी टैक्स। आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। जब इसको ऐसे याद करोगे तो आप फिर जब क्वेश्चन में जाओगे तो एक दो बार गलतियां होगी, फिर धीरे धीरे वो रिकॉल होने लगेगा, यार कब तक ऐसी गलती करता रहूंगा, और फिर वो गलती सुधर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आई नेवर कंसिडर हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, आया इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ, आई नेवर कंसिडर हिम टू बी पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, एंड देन डू नॉट। तो जो डू नॉट लिखा हुआ है ना, ये अननेसेसरी है, ठीक है ना। वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, यहाँ पे डू की जगह वापस आपको वुड चाहिए। अगर ये जो क्लास है वुड के साथ स्टार्ट हुआ है तो आगे भी आपको इसी के साथ जाना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल है और मैं चाहूंगा कि इसको आप स्टार मार्क करके यूं ही रख लो, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ऐसा इन डेप्थ ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जिसको आज की क्लास में यहाँ समझने लायक नहीं है। लेकिन मैंने क्वेश्चन रख लिया है एक दो तरीके का इसमें क्वेश्चन, ठीक है ना। जब मुझे समय मिलेगा तो इस पर मैं अलग से एक छोटी वीडियो बना दूंगा। जो है वैसे भी ये जो क्लास है मेरी 1 घंटे से ऊपर जा चुकी है, और इस तरीके का क्वेश्चन आज के समय में नहीं आता। देखो कब का आया, एसएससी सेक्शन ऑफिसर, ये 2004-5 में आया था, ठीक है ना। तो मैंने कुछ रेड हाईलाइट क्वेश्चन कर रखा है। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। क्वेश्चन नंबर 12 है जो समझाने और सिखाने लायक है, इसको मैं सिखा देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ अप्रिशिएट, जब से आई वुड अप्रिशिएट, तो जो अप्रिशिएट है ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब क्या है, इसका जो एक्शन होगा वो ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होना चाहिए, किसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है ना, ट्रांसफर होना चाहिए। तो जब अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो प्रेजेंट तो अप्रिशिएट के बाद यूजुअली हम इट लगा देते हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट इट, ये होना चाहिए, इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। एसएससी ने जो इसका ऑप्शन लिया था वो यही वाला ऑप्शन लिया था कि यहाँ से वुड हटा दो, यहाँ से वुड हटा दो। मैंने इसको पूरा चेक किया था क्योंकि ये रूल मेरे को पता था, ये जानकारी पता था कि जब हम इस तरीके का वो लेते तो अप्रिशिएट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट की तरह इट ले लेते हैं। तो वुड को चेंज किया गया है जो है, और ध्यान रखो कि ये वुड को चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ पे अप्रिशिएट के बाद इट लेना है और ये अपने आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है और ये भी बहुत पुराने समय ही आया था आई थिंक। अगला है, डू नॉट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, ठीक है ना। डू नॉट गेट पैनिक, जो पैनिक होता है अपने आप में जो है वर्ब भी होता है, और पैनिक अपने आप में नाउन भी होता है। पैनिक अपने आप में नाउन भी होता है, पैनिक अपने आप में वर्ब भी होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, डू नॉट गेट, डू नॉट गेट पैनिक लिखने की जरूरत नहीं है। डू नॉट के बाद आप लिख सकते हो डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसी। ये जो गेट पैनिक है अननेसेसरी लिखा हुआ है, ये गेट लगाया इवन पॉजिटिव वर्ब है जो अपने को पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसीज। इसके बाद डायरेक्ट आपको जो है पैनिक सीधा लगाना है और काम हो जाएगा आपका। तो डू नॉट पैनिक इन इमरजेंसीज। अगला है 18, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। यहाँ पे जो है ये आपका स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन था। ग्रेटफुल की स्पेलिंग होती है जब आप थैंकफुल होते हो। एक होता है ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रेट का मतलब होता है महान, ठीक है ना। इसके साथ फुल नहीं जोड़ते हैं, इसके साथ फुल नहीं जोड़ते ग्रेटफुल लगाने के लिए, इस तरीके का कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। जो ग्रेटफुल होता है GRATEFUL होता है, जिसका मतलब होता है थैंकफुल। थैंकफुल, जब कोई आपके लिए अच्छा काम करता है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, उसके लिए आप थैंकफुल होते हो। तो यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू योर मेंटर, अपने मेंटर को लेकर तुम्हें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो ये ग्रेटफुल GRATEFUL है। अगला क्वेश्चन है, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। जो मिस्टेक है वो डू नहीं किया जाता, मेक किया जाता है। यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, ये अभी तो लिखाया था ना कि जो मिस्टेक है वो मेक किया जाता है, डू नहीं किया जाता है। अगला है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है ना। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन कॉलेज। देखो जब हम अपॉइंट की बात करते हैं तो अपॉइंट होता है किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, किसी सीनियर पोस्ट पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है ना, जब हायरिंग होती है।
यहाँ पे जब हम इन जनरल बात करते हो तो इन जनरल हम अपॉइंटेड नहीं लिखते, इन जनरल हम एम्प्लॉयड लिखते हैं। तो फीमेल्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन आवर कॉलेज। और इस सेंटेंस को और अच्छा कह सकते हो जब आप वुमेन लिखो फीमेल्स की जगह, जब आप प्लूरल ही करना है तो वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन आवर कॉलेज, ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो अपॉइंटेड को आपको एम्प्लॉयड में कन्वर्ट करना था, क्योंकि अपॉइंट जो करते हो आप सीईओ को करते हो, डायरेक्ट करते हो जो है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को या टीचर्स को कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन जनरल बात कर रहे हो तो इन जनरल किसी को एम्प्लॉय किया जाता है ऑफिस में, ना कि अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट जो एक्चुअली होता है वो सीनियर पोस्ट पे होता है। अगला था प्रेसिडेंट ओवरटेक्स इन बांग्लादेश। अब इस क्वेश्चन में जो सिखाना था, ओवरटेक्स का मतलब होता है किसी को ओवरटेक करने का मतलब होता है किसी को आप रेस में ओवरटेक करते हो, ठीक है ना। एक होता है टेक ओवर, एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है टेक ओवर, इसका मतलब होता है चार्ज लेना। क्या लेना? चार्ज लेना। तो द प्रेसिडेंट ओवरटेक्स नहीं, टेक्स ओवर, टेक्स ओवर इन बांग्लादेश, प्रेसिडेंट ने चार्ज ले लिया। अगला क्वेश्चन है रेस इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड हेट क्राइम्स कास्टेड ए शैडो। मैंने अभी आपको बताया था जो कास्ट होता है, कास्ट हो, टेलीकास्ट हो, ब्रॉडकास्ट हो, सब अपने आप में एक ही फॉर्म में रहते हैं। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, और कास्ट कास्ट कास्ट। तो कास्टेड नहीं होगा, क्या होगा? इसका तीनों फॉर्म सेम रहता है। अगला है ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। जब आप कोर्ट में प्रोड्यूस होते हो, कोर्ट में जो है विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना, या स्टेटमेंट दिया जाता है। तो गिव विटनेस नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, या एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस दिया जाता है, विटनेस प्रोड्यूस किया जाता है। विटनेस क्या होता है? विटनेस प्रोड्यूस किया जाता है, एविडेंस दिया जाता है। तो गिव एविडेंस होना चाहिए, ना कि विटनेस। विटनेस को दिया नहीं जाता, विटनेस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो याद रख लो, विटनेस को क्या किया जाता है? इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और जो एविडेंस है उसे दिया जाता है। स्टेटमेंट दिया जाता है, एविडेंस दिया जाता है, विटनेस को प्रोड्यूस किया जाता है। अगला है एज सुन एज दे इंटर्ड द टेम्पल दे प्रेड टू द गॉड्स ऑन बेंट नीज। अब ये क्वेश्चन था तो ले लिया मैंने, बेंट नीज नहीं होगा, बेंटेड नीज होगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? पास पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए, पास। इसके पहले वाली जो क्लास कराई है उसमें खूब तमीज से इसको सिखाया मैंने एग्जेक्टिव पढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। जो अर्थक्वेक है वो सुना नहीं जाता, वो फील किया जाता है। तो यहाँ पे फेल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेल्ट, हर्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आया? झंडा हॉइस्ट किया जाता है, लहराया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अर्थक्वेक है वो फेल्ट किया जाता है, सुना नहीं जाता है। समझ में आया? जो विटनेस है वो प्रोड्यूस किया जाता है, एविडेंस दिया जाता है। अगला है द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर ए सीज फायर। जो यूनाइटेड नेशन है वो इंक्वायर नहीं करेगा, अपील करेगा। क्या करेगा? अपील करेगा। अपील्ड फॉर अ सीज फायर, सीज फायर के लिए, युद्ध विराम के लिए अपील करेगा यूनाइटेड नेशन, ना कि इंक्वायर करेगा। अगला है ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाई इलनेस। एक होता है कन्फाइन, एक होता है कन्फर्ड। कन्फाइन इन हिज बेड बाई इलनेस होता है, ठीक है ना। तो कन्फाइंड होता है, जब आप कन्फाइंड इन होते हो इसका मतलब है कि आप कैद, कन्फाइन का मतलब कैद होना है। और जब कन्फर्ट किया जाता है तो सम्मान आपको कन्फर्ट किया जाता है। जैसे किसी प्रोफेसर को कोई ऑनर दिया जाता है तो उसको कन्फर्ट किया जाता है। तो कन्फर का मतलब होता है सम्मान देना, ठीक है ना। कन्फाइड का मतलब होता है किसी चीज में कैद हो जाते हो, तो वो इलनेस में कैद है। तो यहाँ पे कन्फाइड होना चाहिए, ना कि कन्फर्ड होना चाहिए। तो कन्फाइंड अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो इन लेता है। अगला है इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। जो आप चिंतन करते हो, जो पिछले समय का चिंतन करते हो, उसके लिए जो करेक्ट फ्रेज होता है वो होता है ब्रूड ओवर, ना कि ब्रीड ओवर होता है। ब्रीड ओवर का मतलब होता है चिंतन करना, मनन करना, चिंतन करना या फिर मनन करना। अगला द पीएचडी डिग्री वॉज कन्फाइड ऑन हिम इन द कन्वोकेशन। जो पीएचडी डिग्री है वो कन्फर किया गया, कन्फाइड नहीं किया। मतलब जब सम्मानित किया जाता है डिग्री से किसी से, तो आप ना कन्फाइड नहीं करते हो, क्या करते हो? कन्फर। और यहाँ पे क्या है, इसके पहले जब आप कैद में होते हो तब वो कन्फाइड होते हो, ठीक है ना। तो ये होगा कन्फर। सही शब्द इसके लिए क्या था? ये था कन्फर्ड। PhD डिग्री वॉज कन्फर्ड ऑन हिम ऑन द कन्वोकेशन। कन्फर्ड ऑन, कन्फर्ड टू हिम, तो ऑन और टू दोनों लेता है। अगला है some members of the committee were opposed to use the club members money to redecorate the meeting hall।
एक प्रीपोजिशन में कंसेप्ट पढ़ोगे, एक प्रीपोजिशन में कंसेप्ट पढ़ोगे। वैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बनता नहीं था। जैसे हम बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू, यूज्ड टू, अपोज्ड टू, ओइंग टू, प्रोन टू, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो शब्द हैं जिसके बाद में आखिरी में इस फ्रेज में टू आता है, ये अपने बाद जब भी वर्ब आए तो वर्ब अपने साथ आईएनजी फॉर्म में लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो टू होता है प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा होता है इस फ्रेज के अंदर। और इसके बाद जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वर्ब अगर आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो जिरंड होना चाहिए। तो यहाँ जो अपोज टू लिखा है इसके बाद यूज लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे यूज की जगह क्या आना चाहिए, यूजिंग आना चाहिए। अगला लिखा हुआ है इन 20 रैक्स 5 लाइफ्स वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। तो सेंटेंस में यहाँ क्या डालना था, इन 20 रैक्स 5 लाइफ्स वर अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली चाहिए था। अगला है सी सेड ए नंबर ऑफ लाइज, ठीक है ना। जो झूठ है वो बोला जाता है उसके लिए टेल ए लाई बोलते हैं, तो यहाँ पे पास फॉर्म चाहिए, टोल्ड ए लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई यूज्ड ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर ए वीक। जो ट्राउजर होता है वो वोर किया जाता है, पहना जाता है, यूज नहीं किया जाता है। तो आई वोर ए पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर फॉर ए वीक। एक सप्ताह के लिए आपने यूज किया, मतलब एक सप्ताह के लिए आपने पहना है। तो जो ट्राउजर है वो आप वोर कर रहे हो, यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। हिज पैंट्स यूजुअली स्पेंड दियर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग। उसके जो पेरेंट्स है अक्सर करके जो है अपने जो समर है ऊटी में जो है स्पेंड करते हैं, ये उनका हैबिट है। और यहाँ पे जो हम यूजुअली बोल रहे हैं इसका मतलब हम हैबिट बता रहे हैं और प्रेजेंट की हैबिट बता रहे हैं, क्योंकि पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमको जो स्पेंट है इसको स्पेंट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे स्पेंट लिखेंगे तब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में रहेगा, अदरवाइज स्पेंट जो है इसका पास्ट फॉर्म होता है। अगला है ही हैज डन ए मिस्टेक, तो मेड ए मिस्टेक होता है, डन ए मिस्टेक नहीं होता है। तो डन काट दो, यहाँ पे मेड ए मिस्टेक करो। ही हैज मेड ए मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इंपॉर्टेंट मीटिंग। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज नहीं, इज होल्डिंग होगा। ये तो अननेसेसरली ऐसा 2018 मेंस में क्वेश्चन आया था, इसको तो कोई बेवकूफ बच्चा भी सही कर सकता था बगैर अगर पढ़े गए तो, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है। अगला क्वेश्चन है प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग ए बुक। प्लीज डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो, यहाँ पे डिस्टर्ब्स लिखा हुआ है, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी भी बोलते हो, और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी लिखा हुआ था, तो कोई बात नहीं यार, मतलब इसमें तो आपको डिस्टर्ब ही हटाना था। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप टू पे ध्यान थोड़ा दोगे, आप तो डिस्टर्ब पे ध्यान रखोगे ना, कि डू के साथ जो है वी का एस फॉर्म नहीं होता, डू के साथ वी1 लगता है। अगला है रमन पुटेड द वेजिटेबल। जो पुट का फॉर्म होता है वो पुट के सारे फॉर्म एक ही होते हैं, तो पुट का पुटेड नहीं होता है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे पुट ही रहने देना है आपको। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको पैटर्न समझाया है वो पैटर्न आप पढ़ लोगे, और मतलब जितना 2004 से 2024 तक क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा भी एरिया, जैसे अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आप फ्यूचर रेडी हो, मतलब कुछ भी अगर नया आया तो भी कवर कर लोगे। इसमें मैंने इतनी सारी चीजें लिख दी है, आया तो 3-4 से है, लेकिन अगर इतनी सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो कि वर्ब बेसिक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लोगे। अब एक बात और इस क्लास खत्म होते होते मैं बताना चाहूंगा कि देखो भैया, आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कैसे भी पढ़ लो, एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट आएगा। मतलब वो किसी जगह से भी हो सकता है, वो नाउन से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो प्रोनाउन से भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। मेरी लाइट भी चली गई तो मैं ऐसे ही सुना देता हूँ आपको, ठीक है ना, मतलब लाइट क्या, मतलब बैटरी चली गई है, तो वो किसी चैप्टर से हो सकता है। तो आप उस एक क्वेश्चन के चक्कर में परेशान ना हो, लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो क्योंकि बैटरी खत्म हो गई तो ये क्लास को मैं यही एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप अच्छे से एंजॉय करोगे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच में इस सीरीज को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस सीरीज का फ़ायदा उठाए। कुछ अगर लग रहा हो कि वर्ब में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप ना मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दो उन क्वेश्चंस को, आप फोटो ले लो, उसका लिस्ट बना लो, लिस्ट मेरे को भेज दो, उन क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।